मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले भाई यूट्यूब पर हमारे जो एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसी को आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से पीएटी में जो PQI मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अलावा आने वाले समय में पीएटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या उससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई हमारी संस्थान के द्वारा MPPAT 2026 की ऑनलाइन बैच स्टार्ट की जा चुकी है। ठीक है भाई, इस MPPAT 2026 की ऑनलाइन बैच में हम लोग संपूर्ण एग्रीकल्चर प्लस PCMB, ठीक है भाई, PCMB को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है MPPAT 2026 का जो टेंटेटिव डेट क्या है भाई, वो 8 मई है और इतने कम समय में MPPAT के संपूर्ण सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर हमारे संस्थान ने क्या किया है भाई, MPPAT ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम लोग संपूर्ण रूप से आपको क्या करवाने वाले, MCQ करवाने वाले, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारी इस क्लास को क्या कर सकते हैं भाई, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा ऑफलाइन भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या कोर्स से संबंधित कोई भी इंक्वायरी करना है तो दिए गए इन नंबरों पर आप कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते भाई हमारी क्लास। जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में क्या किया है भाई, कुछ क्वेश्चनों को क्या किया है, सॉल्व किया है। अगले हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को पिछली बार हमने अधूरा छोड़ा था, इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का है भाई, श्वेत क्रांति। ठीक है भाई, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आप सभी को पता है भाई, श्वेत क्रांति मतलब सफ़ेद। ठीक है भाई, और सफ़ेद रंग किसका होता है भाई, तो याद रखिएगा दूध का होता है। मतलब दूध का संबंध किस क्रांति से है, तो आपको याद रखना है भाई, ऑप्शन ए है मत्स्य उत्पादन मतलब मछली पालन से, अनाज उत्पादन, ठीक है भाई, सीरियल क्रॉप से, ऑपरेशन फ्लड मीन्स दूध उत्पादन से, अंडा उत्पादन मतलब रजत क्रांति से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, ऑपरेशन फ्लड क्या इसका सही आंसर है। अब ये आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इसी से संबंधित परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो हम लोग एक एक करके सभी को देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे भाई श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी भाई, 1970 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी भाई, तो इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। ठीक है भाई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है भाई, श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है भाई, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, या इन्हें ही भारत में और किस नाम से जाना जाता है भाई, इन्हें ही भारत में मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की याद में क्या होता है भैया, इन्हीं की याद में 26 नवंबर, ठीक है भाई, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, नेशनल मिल्क डे। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल मिल्क डे मीन्स राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूध क्रांति मतलब दूध के क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को क्या दिया गया भाई, विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है भाई, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। और कब दिया गया है भाई, ये दिया गया 1989 में। ठीक है भाई, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए या श्वेत क्रांति के क्षेत्र में या ऑपरेशन फ्लड के क्षेत्र में कार्य करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आपको याद रखना है भाई, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया था भाई, 1989 में दिया गया था। अब जो ऑपरेशन फ्लड है भाई, ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में कंप्लीट किया गया है। कितने चरणों में कंप्लीट किया गया है भाई, 3 चरणों में कंप्लीट किया गया है। पहले चरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्वेत क्रांति का जो पहला चरण है वो कब से कब तक चला भाई, 1970 से 1980 तक चला। ठीक है भाई, तो श्वेत क्रांति जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और श्वेत क्रांति को हमने 3 चरणों में कंप्लीट किया, मतलब 3 स्टेज में हमने इसे क्या किया भाई, कंप्लीट किया है। पहला चरण कब से कब तक चला, 1970 से 1980 तक चला भाई। और इस चरण में क्या हुआ भाई, 18 मिल्क सेट खोले गए।
ठीक है भाई, 18 मिल्क शेड खोले गए, ठीक है भाई, मतलब 18 मिल्क शेड खोले गए, जिसमें क्या हुआ भाई 116.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने रुपए खर्च हुए भाई? 116.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है भाई श्वेत क्रांति के पहले चरण में टोटल कितना खर्च हुआ, तो याद रखिएगा टोटल कितना खर्च हुआ, 116.4 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अब श्वेत क्रांति की शुरुआत से पहले, ठीक है भाई, श्वेत क्रांति की शुरुआत से पहले क्या था, हमारे देश की जो दुग्ध उत्पादन था, मतलब प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी, याद रखिएगा श्वेत क्रांति से पहले प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी थी भाई, तो याद रखिएगा 105 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति डे, मतलब प्रतिदिन, मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध अवेलेबल था भाई 105 ग्राम। वो कब था भाई? श्वेत क्रांति के पहले। लेकिन जब श्वेत क्रांति का पहला चरण होता है तो इस चरण में जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है, ठीक है भाई, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो बढ़कर कितनी हो जाती है 123 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति। मतलब श्वेत क्रांति के पहले चरण में क्या होता है, दूध उत्पादन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो जाती है भाई 123 ग्राम। अब क्या होता है भाई, श्वेत क्रांति का सेकेंड चरण स्टार्ट होता है, ठीक है भाई, श्वेत क्रांति का कौन सा चरण स्टार्ट होता है? सेकेंड चरण स्टार्ट होता है। सेकेंड चरण कब से कब तक चला भाई, तो याद रखिएगा ये 1981 से 85 तक चला, ठीक है भाई। जो द्वितीय चरण था वो कब से कब तक चला? 1981 से 85 तक चला। और जो प्रथम चरण में 18 मिल्क शेड खोले गए थे, इनकी संख्या बढ़ाकर द्वितीय चरण में कितनी कर दी गई भाई, मतलब 18 से इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई 136। मतलब द्वितीय चरण में मिल्क शेड की संख्या कितनी हो गई भाई, तो याद रखेगा मिल्क शेड की संख्या कितनी होगी द्वितीय चरण में 136। और इस चरण में पैसे कितने खर्च हुए भाई, तो याद रखेगा इस चरण में खर्च कितना हुआ 485.5 करोड़, ठीक है भाई। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय चरण में कुल लागत कितनी आई है, कुल खर्चा कितना हुआ, तो 485.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और इस चरण के अंत तक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर कितनी हो गई भाई, तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर हो गई 149 ग्राम, ठीक है भाई। मतलब इस समय हमारे देश में एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध अवेलेबल हो गया, तो याद रखिएगा 149 ग्राम, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तृतीय चरण की, ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे, तृतीय चरण की बात करेंगे, तो तृतीय चरण में हम देखते हैं भाई, तृतीय चरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो तृतीय चरण कब से कब तक चला, तो तृतीय चरण 1985 से कब तक चला भाई 1994 तक चला, ठीक है भाई। और इसमें खर्च कितना आया, तो याद रखेगा इसमें खर्च कितना आया भाई, खर्च आया 916 करोड़ रुपए। कितने रुपए खर्च हुए भाई, 916 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस चरण के अंत तक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी हो गई भाई, तो याद रखेगा 180 ग्राम। मतलब तृतीय चरण के अंत तक हमारे देश की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर कितनी हो गई भाई 180 ग्राम। अब हम लोग वर्तमान की बात करते हैं भाई कि वर्तमान में भारत का दूध उत्पादन कितना है। वर्तमान में भारत के दूध उत्पादन की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत का दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन है, ठीक है भाई, 247.87 मिलियन टन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है वर्तमान में, तो याद रखेगा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हमारे देश की कितनी है भाई 487 ग्राम, ठीक है भाई। मतलब एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध अवेलेबल है 487 ग्राम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है भाई फर्स्ट स्थान है, ठीक है भाई। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पूरे विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है भारत का पहला स्थान है। और भारत पूरे विश्व का 1/3 या इसे हम बोल सकते हैं कि 25% दूध उत्पादन करता है। तो आपको याद रखना है भारत पूरे विश्व का 25% या 1/3 दूध उत्पादन करता है। परीक्षा से संबंधित जो भी फैक्ट व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति से संबंधित पूछे जा सकते हैं, सभी को मैंने क्या किया है भाई यहाँ पर समझा दिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई 75% से अधिक, ठीक है भाई। अगर कोई 75% से अधिक धूप में सुखाई गई घास को, मतलब हमने क्या लिया भाई फूडर, मतलब हरी घास ली,
और हरी घास को क्या किया हमने, धूप में सुखाया। कब तक सुखाया भाई, 75% से अधिक धूप में सुखाया। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मतलब मैंने एक हरी घास ली है, फूडर लिया है भाई, ग्रीन फूडर लिया है, इसको मैंने क्या किया, धूप में सुखाया और कितने प्रतिशत धूप में, 75% से अधिक धूप में सुखाया। सुखाने के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन हमें पूछने की कोशिश कर रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है भाई हेलेज, दूसरा ऑप्शन है साइलेज, तीसरा ऑप्शन है हे और चौथा ऑप्शन है पोस्चर। अब देखिए भाई, आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, हरे जब क्या होता है, आपको सभी को पता है बारिश के समय में हरे चारे की उपलब्धता क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि गर्मी के समय में हरे चारे की उपलब्धता क्या होती है, कम होती है। तो हम हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जब हमारे पास हरे चारे की उपलब्धता ज़्यादा होती है, ग्रीन फूडर की उपलब्धता ज़्यादा होती है, तो उसे हम धूप में सुखा कर क्या करते हैं भाई, धूप में सुखाकर क्या कर देते हैं, भंडारित कर देते हैं, मतलब उसे धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसमें नमी की मात्रा कितनी बचती है भाई, तो नमी की मात्रा कितनी बचती है, 15 से 18%। ठीक है भाई, नमी की मात्रा कितनी रहती है, 15 से 18%, या कभी कभी क्वेश्चन आंसरों में दिया जाता है 12 से 15%। मतलब अगर किसी भी हरे चारे को हम धूप में सुखाते हैं और सुखाने के बाद जो हरा चारा हमारे पास प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, हे बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, हे बोलेंगे। अब हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो 15 से 18%। कभी कभी परीक्षक क्या करता है, इसे 12 से 15% भी लिखता है। अगर हम लोग बात करें नमी के अलावा, अगर इसमें हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो हे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको याद रखना भी, हे में प्रोटीन की मात्रा 7 से 9% होती है। हे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है भाई, 7 से 9% होती है। अगर हम लोग बात करेंगे वसा की, तो वसा की मात्रा कितनी होती है भाई, 2.5 से 3% होती है। कितने प्रतिशत होती है भाई, 2.5 से 3% होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो हे के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 38 से 40% होती है। कितनी होती है भाई, 38 से 40% होती है। अगर हम लोग बात करेंगे शुष्क पदार्थ की, ठीक है भाई, शुष्क पदार्थ की, मतलब हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो 85% होती है। कितनी होती है भाई, 85% होती है। इसके अलावा खनिज लवण की बात करते हैं कि हे में खनिज लवण कितना होता है, ठीक है भाई, खनिज लवण की बात करते हैं तो हे में खनिज लवण की मात्रा 5 से 6% होती है। कितने प्रतिशत होती है, 5 से 6% होती है। इसके अलावा रेशे की मात्रा कितनी होती है, तो हे में रेशा कितना होता है भाई, जिससे हम क्या बोलेंगे, रेशे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, क्रूड फाइबर। क्या बोलेंगे, क्रूड फाइबर बोलेंगे। तो हे में रेशे की मात्रा जो होती है वो होती है 28 से 29%। तो आपको याद रखना है भाई, हे में क्या होता है, नमी की मात्रा 15 से 18%, या कभी कभी परीक्षक इसे 12 से 15% भी बोल देता है। इसके अलावा प्रोटीन 7 से 9%, वसा 2.5 से 3%, कार्बोहाइड्रेट 38 से 40%, शुष्क पदार्थ 85%, खनिज लवण 5 से 6% और रेशा कितना होता है भाई, 8 से 9%। चलिए सॉरी, रेशा जो होता है वो 28 से 29% होता है। अगर हम बात करेंगे हे की, अब जो हे होता है भाई, हे 3 प्रकार के हरे चारों से तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, या हम बोल सकते हैं हे 3 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, पहला प्रकार क्या होता है भैया, पहला प्रकार क्या होता है हमारा, दलहनी हे। क्या बोलेंगे भाई, दलहनी हे, या उसी को हम बोल देते हैं लेग्यूम हे। ठीक है भाई, लेग्यूम है। अब आप लोगों को पता है भाई लेग्यूम किसे कहते हैं, दाल वाली फसलों को हम लेग्यूम कहते हैं। मतलब हम अगर दाल वाली फसलों से हे तैयार करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे भैया, लेग्यूम है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं भाई, एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल होते हैं लुसर्न, ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या है, लुसर्न। इसके अलावा बरसीम। ठीक है भाई, लूसर्न और बरसीम दोनों कैसी है भाई, ये कैसी है, लेग्यूम है, लेग्यूम क्रॉप है। मतलब हम बोलेंगे कि हम जो दलहनी फसल से जो हे तैयार करते हैं उसे हम लोग दलहनी है या लेग्यूम है कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से भाई, तो याद रखिएगा इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, लूसर्न और बरसीम। इसके अलावा हमारा दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा हमारा होता है अदलहनी, मतलब अलेग्यूम है। ठीक है भाई, अलेग्यूम है। जैसे नॉन लेग्यूम बोलेंगे भैया, नॉन लेग्यूम है का उदाहरण क्या तो कौन सा होता है उसको देखते हैं। तो नॉन लेग्यूम है में मतलब हम बोल सकते हैं भाई नॉन लेग्यूम है कौन सी है, तो याद रखिएगा ऐसे चारे जो दलहनी नहीं है, अनाज वाले चारे। ठीक है ना भाई, अनाज वाले चारे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करेंगे तो इसका उदाहरण क्या क्या होता है, तो इसका उदाहरण होता है भाई जौ है, जई है, इसके अलावा नेपियर घास।
ठीक है भाई, इनकी सहायता से हम क्या तैयार करते हैं, हे तैयार करते हैं। जौ, जई, नेपियर कैसे पौधे भाई, अनाज वाले पौधे हैं, अनाज वाली फसलें हैं, मतलब इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन लेग्यूम है। तीसरी है हमारी कौन सी होती है भाई, तीसरी है हमारी होती है, तीसरी हमारी है कौन सी होती है, हमारी होती है मिक्स्ड है। ठीक है भाई, मिक्स्ड है, मतलब इन्हें हम लोग दलहनी और अदलहनी, मतलब लेग्यूम और नॉन लेग्यूम दोनों ही प्रकार के फूडर मतलब घासों से तैयार करते हैं। अब याद रखेगा, जब हम हे तैयार करेंगे तो हे तैयार करने के लिए अगर हम किसी भी प्रकार की फसल को लेते हैं, ठीक है भाई, चाहे वो दलहनी हो या अदलहनी हो, जब हम हे तैयार करने के लिए किसी भी प्रकार की फसलों को लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा याद रखेगा, प्रोटीन की मात्रा 9% से कम नहीं होना चाहिए भाई। किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा 9% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, 9% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हम ऐसी फसलों का चयन करेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा 9% से कम और कैल्शियम की मात्रा 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है भैया, हे बनाने के लिए, ठीक है भाई, हे बनाने के लिए सबसे अच्छी जो फसल होती है वो होती है लूसर्न। ठीक है भाई, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल क्या होती है, लूसर्न होती है। क्यों भाई, क्योंकि लूसर्न में, ठीक है भाई, लूसर्न में विटामिन डी, ठीक है भाई, विटामिन डी, इसके अलावा बात करेंगे तो कैल्शियम, ठीक है भाई, कैल्शियम 2% और विटामिन डी क्या होता है, अधिक होता है। किसकी अपेक्षा भाई, किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, तो बरसीम की अपेक्षा। मतलब हमने लूसर्न को क्यों कहा भाई कि हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल होती है, क्योंकि लूसर्न में बरसीम की अपेक्षा विटामिन डी और कैल्शियम क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए लूसर्न हे बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। ठीक है भाई, अब परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हे से संबंधित सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, बता दिया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है भाई, गाय में, ठीक है भाई, गाय को कभी कभी क्वेश्चन में ना जैसे पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सीधे सीधे मवेशी लिख दिया जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो किसी पशु का नाम ले या सीधे क्वेश्चन में मवेशी बोल दिए, तो आपको याद रखना है भाई वो बात पशु की ही कर रहा है। तो गाय के कुल क्रंतन दांत, क्रंतन दांत को इंग्लिश में बोलते भी है इंसाइजर, ठीक है भैया, इंसाइजर, ठीक है भाई, इंसाइजर दांतों की संख्या होती है। तो आपको बताना है भैया कि गाय में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है। अब आप एक चीज हमेशा आप याद रखेगा, जो दांत होंगे, ठीक है भाई, जो दांत होंगे हमेशा किस में होंगे भाई, जोड़े में होंगे। किस में होंगे, जोड़े मीन्स पेयर में होंगे। हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रकार से गुणसूत्र हमेशा, क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होते हैं, वैसे ही पशु में जो दांत आते हैं, ठीक है भाई, जो दांत आते हैं वो भी हमेशा किस में आते हैं, जोड़े या पेयर में आते हैं। अब क्रंतन दांतों की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेगा, पशु में जो क्रंतन दांत होते हैं, ठीक है भाई, जो पशु में या पशु, जैसे हम पशु या जिसे मवेशी बोले या गाय भैंस या भेड़ बकरी बोले, तो यहाँ क्वेश्चन किसका पूछा गया है भाई, गाय का पूछा है। तो याद रखेगा, पशु में जो क्रंतन दांत होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं, उसके कितने जोड़े होते हैं भाई, तो याद रखेगा उसके 8 जोड़े, सॉरी उसके कितने जोड़े होते हैं, उसके कितने जोड़े होते हैं भाई, तो हमेशा आपको याद रखना है उसके कितने जोड़े होते हैं, 4 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं भाई, 4 जोड़ी क्रंतन दांत होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 जोड़ी दांत होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी आप लोगों को जोड़े में नहीं पूछा गया है, पेयर में नहीं पूछा गया है। अगर वो बोलता है भाई कि गाय में क्रंतन दांतों के कितने जोड़े होते हैं, तब हमें जोड़े में बताना था, लेकिन अभी कहीं भी क्वेश्चन में क्रंतन दांतों की संख्या जोड़ों में नहीं पूछा है। ठीक है भाई, तो हमने बोला कितने जोड़े होते हैं भाई, 4 जोड़े होते हैं, मीन्स क्रंतन दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, तो आपको याद रखना है गाय में क्रंतन दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। अब जो क्रंतन दांत होते हैं भाई, 4 जोड़े होते हैं, मतलब जो क्रंतन दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना भी क्रंतन दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और जोड़ी भी कितनी होती है उनकी, 4। अब हम क्रंतन दांतों की बात करेंगे भैया, तो क्रंतन दांत क्या होते हैं, 4 जो है, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है भाई, तो याद रखेगा पहला हमारा होता है केंद्रीय क्रंतन दांत, ठीक है भाई, केंद्रीय क्रंतन दांत। दूसरा होता है हमारा मध्यवर्ती क्रंतन दांत,
ठीक है भाई, मध्यवर्ती कृंतन दांत। तीसरा हमारा होता है भाई, तीसरा हमारा क्या होता है, पार्श्वी कृंतन दांत। ठीक है भाई, पार्श्वी कृंतन दांत। और चौथा हमारा क्या होता है भाई, चौथा हमारा होता है कोने के कृंतन दांत, कोने के कृंतन दांत। ठीक है भाई, देखिए हम लोगों ने बोला था भाई कृंतन दांत के कितने जोड़े होते हैं, 4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्रीय कृंतन दांत, मध्यवर्ती कृंतन दांत, पार्श्वी कृंतन दांत और कोने के कृंतन दांत। अब देखिए भाई, अब जो कृंतन दांत भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी मतलब टेम्पररी, और एक दूसरा होता है हमारा दूसरा होता है स्थायी, जिसे हम परमानेंट बोलेंगे। तो याद रखिएगा, ये पहला हमारा कैसा हो गया भाई, अस्थायी। कैसा हो गया भाई, अस्थायी। अब अस्थायी में भी क्या होता है भैया, उनके निकलने की आयु और घिसने की आयु क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम लोग बात करेंगे भाई अस्थायी में, तो अस्थायी में क्या होता है, निकलने की आयु, ठीक है भाई, निकलने की आयु, और क्या होता है इसमें, घिसने की आयु। ठीक है भाई, घिसने की आयु। और दूसरा जो मैं दूसरा प्रकार क्या बताया था भाई, दूसरा प्रकार आप सभी को पता है इसका दूसरा प्रकार क्या है भाई, दूसरा प्रकार इसका होता है स्थायी। ठीक है भाई, दूसरा क्या होता है इसका, स्थायी मतलब परमानेंट, जो एक बार आता है भाई वो काफ़ी समय तक रहता है। अस्थायी मतलब ये आएगा और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा भाई, घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्थायी ये आएगा और लंबे समय तक बना रहेगा भाई, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्थायी या परमानेंट। ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसकी भी निकलने की आयु, ठीक है भाई, और इसकी भी क्या होती है, घिसने की आयु। ठीक है भाई, घिसने की आयु। इसको हम देखते हैं दोनों को भाई। अब देखिए, केंद्रीय कृंतन दांत अगर हम अस्थायी में बात करें, तो अस्थायी में केंद्रीय कृंतन दांत के निकलने की आयु, तो याद रखेगा ये 1 सप्ताह में निकल आते हैं। कितने सप्ताह में भाई, 1 सप्ताह में निकल आते हैं। और कितने माह में घिस जाते हैं भाई, तो आपको याद रखना है ये 10 माह में क्या होते हैं, घिस जाते हैं। ठीक है भाई, मतलब अगर आपसे कोई पूछे केंद्रीय कृंतन दांत जो कैसा है भाई, अस्थायी है, इसके निकलने की आयु कितनी होती है, 1 सप्ताह, और घिसने की आयु कितनी होती है भाई, तो याद रखना है आपको 10 माह। अब मध्यवर्ती कृंतन दांत, इसके निकलने की आयु क्या होती है भाई, 2 सप्ताह। इसके निकलने की आयु क्या होती है, 2 सप्ताह, और घिसने की आयु क्या होती है भाई, 15 माह। तो आपको याद रखना है भाई, जो केंद्रीय कृंतन जो अस्थायी मध्यवर्ती कृंतन दांत है, इसके निकलने की आयु 2 सप्ताह और घिसने की आयु कितनी होती है, 15 माह। अब पार्श्वी कृंतन दांत जो होता है, उसके निकलने की आयु क्या होती है भाई, 3 सप्ताह। 3 सप्ताह, और घिसने की आयु क्या होती है, 18 माह। इसके अलावा जो कोने के कृंतन दांत होते हैं, इनके निकलने की आयु क्या होती है, 4 सप्ताह, और घिसने की आयु क्या होती है भाई, 21 माह, या कभी कभी इसे 24 माह भी बोला जाता है। ठीक है ना भाई, मतलब 1 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष। तो आपको याद रखना है भाई, जो कोने के कृंतन दांत होते हैं, इनकी निकलने की आयु 4 सप्ताह होती है, और घिसने की आयु जो होती है 21 माह या 24 माह होती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे भाई, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, स्थायी दांतों की, स्थायी कृंतन दांतों की, तो स्थायी कृंतन दांत जो स्थायी केंद्रीय कृंतन दांत है, इसकी निकलने की आयु कितनी होती है भाई, 2 वर्ष। कितनी होती है, 2 वर्ष, और घिसने की आयु क्या होती है, 6 से 7 वर्ष। ठीक है, मतलब जो स्थायी केंद्रीय कृंतन दांत है वो कितने आयु पर निकलेगा भाई, 2 वर्ष की आयु पर निकलेगा, और कितनी आयु पर घिस जाएगा, तो 6 से 7 वर्ष की आयु पर घिस जाएगा। इसके अलावा जो स्थायी मध्यवर्ती कृंतन दांत है, इसके निकलने की आयु 2.5 से 3 वर्ष, या कितनी होती है भाई, 3 वर्ष होती है। और इसके घिसने की आयु क्या होती है भाई, 7 से 8 वर्ष होती है। इसके अलावा स्थायी पार्श्वी कृंतन दांत के निकलने की आयु क्या होती है भाई, 3.5 से 4 वर्ष, या इसी को हम बोलते हैं एक शब्द में 4 वर्ष। और इसके घिसने की आयु कितनी होती है भाई, 8 से 9 वर्ष होती है। इसके अलावा जो कोने के स्थायी कृंतन दांत होते हैं, इनके निकलने की आयु 4.5 से 5 वर्ष, या इसी को हम एक शब्द में बोलेंगे 5 वर्ष। और इसके घिसने की जो आयु होती है वो कितनी होती है, 9 से 10 वर्ष। देखिए मैंने कहा था भाई केंद्रीय कृंतन दांत के कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं। ठीक है भाई, और केंद्रीय कृंतन दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी और एक स्थायी। तो पूरा चार्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर केंद्रीय कृंतन दांत या कृंतन दांत से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है,
तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो गाय में पूछा गया था भाई केंद्रीय कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो जोड़े में पूछता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है भाई 4 जोड़े, लेकिन यहाँ जोड़े की कोई बात नहीं हुई है, तो याद रखिएगा 4 जोड़े में कितने दांत हो गए भाई 8, कितने हो गए भाई 8, इसलिए इसका सही आंसर हमने क्या बताया है 8 बताया है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है भाई, और बहुत सारे क्वेश्चनों को हम इस एमसीक्यू की सीरीज के माध्यम से हल करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।